नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप हालांकि हमारे राजस्थान के वीर पुरुष कहे जाते हैं, सबको इनके बारे में अच्छा ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवारी और रिट के कुछ राजस्थान के इतिहास का सिलेबस में है, इसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आज के दिन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सन 1572 से लेकर 1597 ईस्वी एक राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह। मैंने पिछली क्लास में महाराणा सांगा पढ़ाया था, तब मेवाड़ को चित्तौड़ बताया था, कार्ड क्या था, क्योंकि उदयपुर का निर्माण उदयपुर उदय सिंह के द्वारा बसाया गया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन वास्तविकता में उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। महाराणा उदय सिंह की दो पत्नियां थी, एक का नाम था धीरबाई, कहीं कहीं आपको उनका नाम पढ़ने को मिलेगा भटियाणी, धीरबाई, और एक पत्नी थी जिनका नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई पाली के अकेला सोनगरा की पुत्री थी। धीरबाई या भटियाणी जो रानी थी, वो उदय सिंह की प्रिय रानी थी। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था जगमल या जगमाल। पढ़ते हैं हमारे वीर पुरुष के बारे में। महाराणा प्रताप आर्चरी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। स्थान कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादलमहल। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ स्थान है, जो किला है उसमें, उसके बादलमहल में इनका जन्म हुआ। इनके नाना जी का नाम, महाराणा प्रताप के नाना जी का नाम था अखेरा सोनगरा। हुआ क्या, जो अपनी प्रिय पत्नी थी उदय सिंह जी की, जिनका नाम था धीरबाई, और धीरबाई का एक पुत्र था जगमाल, और जगमाल को उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ये बात पता चली हमारे पाली के अखेरा सोनगरा, याद रखें दोस्तों, ये पाली से हैं अखेरा सोनगरा। पाली इनका जो ननियाल था, और 3-4 साल पहले पाली के अंदर एक थाना है, जिस थाने का नाम है थाना कोतवाली, और कोतवाली थाने के अंदर एक पुलिस चौकी आती है, उस चौकी का नाम है दानमंडी चौकी। उस दानमंडी चौकी के पास में ही आपकी जन्मस्थल का निर्माण करवा रखा है वहां के कलेक्टर महोदय के द्वारा। याद रखें दोस्तों, ये जन्मस्थली में आपको वहां पे एक भटियाणी माता का मंदिर, एक महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का, और पास में एक छोटी सी मस्जिद भी मिलेगी। महाराणा प्रताप के नाना से नाराज हो गए और उनको वास्तविकता बताई कि भाई बड़ा बेटा ये है, तो वास्तविकता का हकदार तो महाराणा प्रताप। और कुछ गोगुंदा सायरा, उदयपुर के अंदर घाटियां हैं गोगुंदा सायरा, वहां के सरदारों ने कहा भाई जो वास्तविकता है और जो योग्य है उसको हमारा राजा बनाया जाए। राजा बनाएंगे किसको? हमारे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा के अंदर। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क यह है कि महाराणा प्रताप को जब राजा बनाया गया या राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का, तो एक रस्म होती है हमारी तलवार बधाई। तलवार बधाई की रस्म के समय कौन पंडित था? तो ये पंडित था कृष्णदास। कृष्णदास ने महाराणा प्रताप की तलवार बधाई का कार्य पूरा किया। जैसे ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और जगमल को राजा पद से हटा दिया गया, भाई हमारा तो एक ही काम है, मैं तो मरा लेकिन साथ में और लेके मरा, हम तो डूबे ही डूबे सनम, लेकिन आपको भी ले डूबे। जगमाल को जैसे ही हटाया और जगमाल चला गया अकबर के पास। दोस्तों याद रखना, सन 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया। तो दरबार के तहत उन्होंने एक शुक्र तालाब का निर्माण किया, जो वर्तमान में नागौर के अंदर आज भी मौजूद है।
शुक्र तालाब, यहीं पर कुछ राजपूत राजाओं ने इनकी दास्तां स्वीकार की। भाई साहब जी अकबर की सलाह में चले गए। अकबर ने इनको सिरोही का छोटी सी रियासत दे दी और वहां के राजा बना दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, दातोले के युद्ध में जगमल की मृत्यु हो गई। दोस्तों एक बार आप इस व्हाइट बोर्ड पे नजर डालें और थोड़ा सा रिवीजन करने का प्रयास करें, क्योंकि यहां तक तो प्रत्येक स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन इसके आगे जो आएंगे, अकबर ने अपने शिष्टमंडल किस क्रम से भेजे, कौन कौन से शिष्टमंडल के सदस्य थे, उन शिष्टमंडल में कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ, एक बार आप इस व्हाइट बोर्ड को जरूर देखें। महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पंवार, एक पत्नी का उल्लेख आता है, अजबदेव पंवार के साथ हुआ। अब आते हैं मुगल सत्ता के साथ पढ़ने का, लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक है और यहीं से महाराणा प्रताप का एक अच्छा सा जीवन व्यतीत हो रहा है। हमारे राजस्थान के दो वीर राव चंद्र सेन और महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल भेजे कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराओ। सबसे पहले नंबर 1 पे भेजा था सन 1572 में जलाल खां कुरैशी को। जलाल खां कुरैशी असफल हो गया असफल थे। उसके बाद मान सिंह, हमारे जयपुर आओ में मान सिंह जी को भेजा गया जून 1573 ईस्वी में, लेकिन ये भी हो गया असफल। फिर भगवंत दास जी को भेजा गया सितंबर 1573 ईस्वी में, ये भी असफल। टोडरमल को भेजा गया और टोडरमल भी क्या हो गए, असफल। यानी चारों के चारों प्रयास असफल हो गए। मैंने शाम तक में शॉर्ट ट्रिक लिखी है कि आपको अगर इनका कर्म याद नहीं रहता है, सीरियल याद नहीं रहती है, तो मेरे साथ साथ दोस्तों बोले जमा बटो इसी को रटो, जमा बटो और इसी को रटो। अगर इसने जमा बटो बोल दिया मेरे साथ और इसी को रट लिया, जिसका क्रम एकदम सही है। ज से जलाल खां कुरैशी, मां से मान सिंह, ब से भगवंत दास और टो से टोडरमल। अब बात आते हैं, पिछले वीडियो में कुछ बच्चे बोल रहे थे साहब आपने जो इस बोर्ड पे कुछ साइड में लिखते हो उसका एक्सप्लेन नहीं करते। मैं वो बता रहा हूं, मैंने यहाँ बैराम खां लिखा है। बैराम खां इसलिए लिखा क्योंकि ये अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था बैराम खां। बैराम खां की मृत्यु हो जाती है, यानी बैराम का परलोक सिधा जाते हैं, तो बैराम खां की विधवा पत्नी होती है, उसके साथ अकबर विवाह करता है। बैराम खां का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम। याद रखें दोस्तों, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। अकबर द्वारा अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी गई, खाने खाना। खाना खाना नहीं भाई, खाने खाना। अब इनका पूरा नाम हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों एक बार शॉर्ट ट्रिक मेरे साथ वापस दोहराए, जमा बट्टो और इसी को रटो। ज से जलाल खां कुरैशी, मां से मान सिंह, ब से भगवंत दास, तो से टोडरमल। दोस्तों एक बार आप, मैंने जो हल्दी घाटी की 2 डेट लिखी है, युद्ध की रणनीति लिखी है, अकबर के साथ कौन थे, महाराणा प्रताप के साथ कौन था, जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, एक बार इस पे नजर डालें, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत आपके पास कम समय रहेगा, ताकि आप एक बार देख सकें और इसको देखने के बाद आप नोट डाउन कर सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि युद्ध हुआ था हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर 18 जून और 15 जून 1576 ईस्वी। मैंने यहाँ 2 डेट लिखी है। हालांकि पहले एग्जामों में पूछा जाता था, तिथि पूछी जाती थी, लेकिन आज का सिर्फ सन पूछा जाता है। ये विवादित बता रहे हैं 15 जून क्या था, 18 जून क्या था। एक्चुअली 15 जून वास्तविकता आती थी यही थी, लेकिन जो मुगल इतिहासकार पहुंचने में जो 3 दिन का समय लगा, इसलिए उन्होंने 3 दिन आगे खिसका दिए। तो चलते हैं हम हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति मुगल सेना तो क्या कहूं, मान सिंह उन्होंने पहले ही सोच लिया था, बांप लिया था या पहचान लिया था, वे महाराणा प्रताप को हम बातों से बाज नहीं आ सकते, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो अजमेर के अंदर एक दुर्ग है,
उस दुर्ग को अकबर दुर्ग भी कहा जाता था। उस दुर्ग में युद्ध की रणनीति बनी। दोनों सेनाएं, अब एक हमारी सबसे बड़ी गलती यहां होती है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ? टपाक से एक ही याद आता है, अकबर के बीच में। गलत, अकबर तो खुद आया ही नहीं था। अकबर के दो सेनापति थे। याद रखें दोस्तों, अगर किसी के मन में अभी भी यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, तो ये गलत है। क्योंकि अकबर के दो सेनापति थे, एक का नाम था मान सिंह और दूसरे का नाम था आसफ खां। याद रखें दोस्तों, ये दो थे, मान सिंह और आसफ खां। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सेना के आगे वाले भाग को हरावल कहा जाता है। सेना के आगे यानी सबसे आगे जो लड़ने वाली सेना है, उस भाग को क्या कहा जाएगा? हरावल। अब महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति कौन थे? थोड़ा सा ध्यान दें इधर। मान सिंह, आसफ खां दोनों सेनापति अकबर के थे। पुंजा भील सेना के सेनापति थे हमारे। और बीच में किताब आई थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ राजस्थान, और उसमें कहा था महाराणा प्रताप was belong from भीलर कम्युनिटीज, मतलब उनको भील माना गया था, भील समुदाय से माना गया था। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे बिल्कुल हमारे एक राजस्थान की जाति है, भील समुदाय, हमारे भाइयों के साथ रहे थे। लेकिन वो पूर्णतः हमने कह सकते हैं भील है, क्योंकि हम एक राजवंश पढ़ रहे हैं, बिहार का राजवंश। अब ये बात अनुचित है। हाथी, इस युद्ध में हाथियों का प्रयोग हुआ था। मानसिंह का हाथी, मानसिंह जिस हाथी पे सवार था उसका नाम था मृदाना। रामप्रसाद हाथी था, वो था हमारे महाराणा प्रताप का। दोस्तों इतिहास में एकमात्र ऐसा हाथी है जिसका नाम परिवर्तन किया गया। जब ये युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से घायल अवस्था में बाहर चले गए थे, तब अकबर की सेना ने इस हाथी को पकड़ लिया और इसका नाम रखा पीर प्रसाद। सुनना दोस्तों, इतिहास में एकमात्र हाथी का नाम परिवर्तन किया गया, या इतिहास में एकमात्र जानवर का नाम परिवर्तन किया गया। भाई आपने इसके इतिहास में पढ़ा होगा, भाई चित्तौड़ का नाम परिवर्तन किया, जालोर का किया, लेकिन जानवर का नाम भी परिवर्तन किया गया। दो और आते थे, गजमुक्ता और लूना। आप सभी को पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में एक मुस्लिम सेनापति था, या सैनिक बोल सकता हूं मैं, हकीम का सूर। मैंने यह लिखा है हकीम का सूर। हकीम का सूर कौन था? शेरशाह सूरी का वंशज था। बता रहा हूं दोस्तों, शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का वंशज था। ये महाराणा प्रताप के सेना में था। रामदास मेरतिया, रामशाह, भीम डोडिया, मानसिंह सोनगरा जो जालोर से बिलोंग करते थे, जाला मान सिंह और जाला बिदा, ये महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों जब युद्ध हुआ, लेकिन इस हल्दी घाटी के मैदान को क्यों चुना गया? सबसे बड़ा सवाल तो यह था। भाई पूछ ही लेते, सर युद्ध करना था तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में बहुत सारी दूसरी पहाड़ें भी थी, लेकिन महाराणा प्रताप का मानना यह था कि मुगलों की सेना पहाड़ों में लड़ने की आदि नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर पहाड़ों में घुसेगी तो जंगली बिलाव या शेर उनको खा लेंगे। नंबर तीन, भूखे प्यास से मर जाएंगे। नंबर चार, महाराणा प्रताप की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक थे भील जाति के, और उनको पता था कि पहाड़ों में युद्ध कैसा करना है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध हुआ तो राजपूतों और भील सैनिकों का इतना भयंकर प्रहार था कि एक बार तो मुगल सेना डर गई, लेकिन उस सेना के अंदर एक ऐसा इंसान था जिसने अफवाह फैलाई। बाकी ये सेना ने जीत ली। वैसे जीता तो ये भी नहीं था अकबर, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे। मिहितर खान नामक एक सैनिक था जो मुगलों की सेना में था। मिहितर खान, नाम याद रखें दोस्तों, मिहितर खान। मिहितर खान अकबर ये अफवाह फैलाई कि अकबर अपनी सेना लेके, महाराजा या शहंशाह है अकबर खुद इस युद्ध में आ रहे हैं। तो इन जो भी सैनिक थे मुगल सैनिक, इनमें एक पुनः जोश आ गया। कहा जाता है जब महाराणा प्रताप को घेर लिया गया तो जाला विदा, याद रखें दोस्तों, जाला विदा बहुत कम उम्र के एक वीर, मैं वीर कहूं, शिरोमणि कहूं, या उस मां को नमन करूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिन्होंने अपने लगभग 23 से 28 साल के
बेटे को युद्ध भूमि में झोंक दिया। इन्होंने महाराणा प्रताप को कहा, हे राणा जी, हे महाराणा प्रताप, आप यहाँ से युद्ध भूमि से चले जाए। महाराणा प्रताप ने कहा, क्यों क्यों जाओ? बोला, अगर आप जिंदा रहोगे तो हमारा मेवाड़ जिंदा रहेगा, वरना मेवाड़ जिंदा नहीं रहेगा। इधर दोस्तों महाराणा प्रताप के एक भाई होते हैं जिनका नाम होता शक्ति सिंह। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से कभी बात नहीं करते थे। जब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप घायल अवस्था में थे, जाला विदा ने उनका राजकीय सम्मान यानी उनका मुकुट और उनका जो कवच था धारण कर लिया और इसमें मुगलों की सेना टूट पड़ी। भाई साहब जी वीर गति को प्राप्त हुए, नमन है इनको। साथ में नमन है रामदास जी मेरतिया, राम साहब भीमडोडिया, मान सिंह सोनगा, जालोर जाला, मान सिंह और जितने भी हमारे राजपूत और जितने भी जो भी सैनिक चाहे वीर कमेटी से हैं और जो वीर से सैनिक है उनको भी नमन है। उन्होंने अपने राजस्थान की आनवान शान के लिए युद्ध किया। लेकिन इन बातों की पुष्टि कहां से होती है दोस्तों? आप हर जगह पढ़ते होंगे भाई युद्ध हो गया, जीता कौन? भाई इसका परिणाम निकला ही नहीं। लेकिन परिणाम जब निकलेंगे, डॉक्टर दशरथ कुमार शर्मा ने बहुत अच्छे परिणाम बताए हैं। लेकिन पहले ध्यान रखें, इन सारी घटनाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति, अमरनाथ काव्यम, खुमान रासो, संगत रासो, राणागिरी वंशावली और वंश भास्कर, इन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ साथ में हमारे राजस्थान के इतिहास का जैन स्टोर, श्यामल दास, देवी प्रसाद, रामनारायण दुगर और एक नाम आता हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का, इन्होंने इन सभी घटनाओं को स्वीकार किया। लेकिन क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इसमें इसका परिणाम क्या हुआ? अगर कोई कहता है कि इस युद्ध में अकबर जीता, तो सबसे पहले गलती अकबर जीता ही नहीं, महाराणा प्रताप जीते नहीं जीते। लेकिन डॉक्टर दशरथ कुमार शर्मा ने यह बात सिद्ध की है कि जिस उद्देश्य से अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ सेना भेजी थी वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए कौन जीता? हमारे महाराणा प्रताप। कैसे? क्या महाराणा प्रताप को बंदी बनाया गया? नहीं। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में मरे? नहीं। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? नहीं। क्या महाराणा प्रताप पकड़े गए? नहीं। तो फिर जीता कौन? महाराणा प्रताप। दोस्तों एक बार इस पे नजर डालें, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको दो दिनांक बताए थे, 18 जून और 15 जून। इसका क्या लॉजिक है, ध्यान से सुने आप। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी, इतिहासकार जिनका नाम था बदायूनी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुंतखब उत तवारिख। किताब का नाम था मुंतखब उत तवारिख। ये भाई साहब जी क्या हुआ, युद्ध भूमि में जा रहे थे, लेकिन युद्ध भूमि या युद्ध स्थान पर 3 दिन लेट पहुंचे। यानी इन्होंने 18 जून 1576 का उल्लेख किया है। चलो दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध का परिणाम यानी अनिर्णायक सिद्ध रहा। हल्दीघाटी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? गोगुंदा का युद्ध। मैंने आपको बताया था गोगुंदा, सायरा, उदयपुर। गोगुंदा का युद्ध ये किसने कहा था? तो बदायूनी की एक पुस्तक है मुंतखब उत तवारिख, उसमें इस युद्ध को कहा गया था गोगुंदा का युद्ध। और याद रखिए दोस्तों, अगर सवाल ये आ जाता है कि महाराणा प्रताप को राजस्थान का सुल्तान किसने कहा? सुल्तान किसने कहा? महानतम सुल्तान। तो याद रखिए बदायूं ने कहा था। ये किस पुस्तक में उल्लेख हुआ? मुंतखब उत तवारिख। खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा। मेवाड़ की थर्मोपली या थर्मोपली का युद्ध किसने कहा? कर्नल टॉड ने। युद्ध भूमि में हार गए महाराणा प्रताप अपने ससुराल ईडर, याद रखें गुजरात के बॉर्डर पर ईडर है, वहां पे चले गए अपने ससुर जी के पास। एक और ससुर जी थे, वहां चले गए। लेकिन याद रखें दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जो ईडर था वो महाराणा प्रताप का निर्वासित काल कह सकते हो। लेकिन कई किताबों में आते हैं जैसे हारे और ये जंगलों में भटकते रहे। दोस्तों एक कविता थी पीथल पाथल, उस कविता में बहुत सुंदरतम वर्णन किया गया। हरे घास की रोटी लेने वन बिलावड़ो ले भागो। महाराणा प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह। नानो सो अमरियो चीक प्रयोग में राणा रो तो चित्त जागो।
1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने बहुत प्रयास किए। मैंने पिछली बार लिखा था अब्दुल रहीम खाने खाना। हमारे इस अब्दुल रहीम खाने खाना को भी अकबर द्वारा भेजा गया था, लेकिन वो भी असफल हुए। लेकिन दोस्तों, इस दरमियान महाराणा प्रताप ने अनेक छोटी मोटी लड़ाइयां की। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूना चावंडिया को परास्त किया, यानी वो चावंडी के अंदर थे और उस चावंड को अपनी राजधानी बनाया। वहां पे चामुंडा माता का मंदिर बनाया। महाराणा प्रताप की अंतिम या एक सही तरीके से एकमात्र विजय कह सकते हैं देवेर का युद्ध। कालक्रम का ऐसा चकोटा ऐसा चला है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। जब महाराणा प्रताप इस लोक से परलोक सिधार गए तो कहा जाता अकबर ने भी अपनी आंखों से आंसू निकाले। असल ये पाक सुहानी जा रहा है। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इनकी समाधि बाडोली गांव में वर्तमान में भी स्थित है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं जो आज मैंने आपको समझाया है, यह मेरे द्वारा जो छोटी सी एक पहल की गई है, उससे आप जरूर कुछ सीख रहे हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और 1-2 दिन दिनांक 23 या 24 से मैं आपको एक कोड दूंगा। उस कोड के माध्यम से आप मेरे सम्मुख ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आप ऑनलाइन से सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।